नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 18 मई और आज के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और हमने कहा था कि इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। अधिकतर लोगों ने दिया था, लेकिन फिर भी ये संख्या जो है क्या है, कम है। ये संख्या बढ़नी चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उत्तर को दीजिए और फिलहाल जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिलता रहे। हमारा लक्ष्य है, एक लक्ष्य है सीधे तौर पर कि किसी भी परीक्षा में, खासकर यूपीपीसीएस और आरओ में हमारा एक भी प्रश्न करंट अफेयर से गलत ना होने पाए। और इसके लिए जरूरी है कि क्लास को पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ डायनेमिक यानी कि करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को, बल्कि स्टैटिक जो पोर्शन होता है और साथ ही साथ में जो मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न होता है वो जो मैं डिस्कस करता हूं, उन सभी पॉइंट्स को आप लोग देखा करिए। साथ साथ में वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ टास्क देता रहता हूं कि इन पॉइंट्स को पढ़ लिया करिएगा। अगर वीडियो के साथ में मेरी बताई गई चीजों को अगर आप लोग ठीक ढंग से करते हैं, यकीन मानिएगा कि ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही होगा, बल्कि जो स्टैटिक पोर्शन है अर्थात जो जीएस के प्रश्न होंगे उनको भी आप हल कर पाने की स्थिति में पूरे जो है शिद्दत के साथ रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमने कल प्रश्न आपसे क्या पूछा था। बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी अर्थात परिवार और जलवायु परिवर्तन। और परिवार और जलवायु परिवर्तन पर मैंने आपसे कहा था कि सीधे तौर पर आपके एग्जाम में, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का हो या किसी अदर स्टेट का हो, सीधे यही पॉइंट लिख देगा कि इस पर निबंध लिखिए। क्योंकि ये पॉइंट्स अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है। जो थीम इस बार की है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की, ये क्या है, बहुत ही अच्छी है कि परिवार और जलवायु परिवर्तन में दरअसल क्या संबंध है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के माध्यम से परिवारों में विघटन हो रहा है, परिवार यानी कि फैमिली माइग्रेट कर रही हैं, तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप लोग जो है रेडी कर लीजिएगा। और आज ही अगर इस पर एसर नहीं लिखा होगा तो इस पर एस से लिख करके देखिएगा और उसके पहले जलवायु परिवर्तन को समझ लीजिएगा और साथ साथ में जो माइग्रेशन होता है, जो माइग्रेट कर रहे हैं लोग, वो क्यों कर रहे हैं, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल का प्रश्न और उसका उत्तर। अब हम आते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो अभी इबू ज्वालामुखी जो है यानी कि माउंट इबू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अभी चर्चा में है और पूछा है कि दरअसल इसकी अवस्थिति कहां पर है, यानी कि यहां पर ये लोकेट करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। अब देखो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, फटाफट अपने मन में सोचने का प्रयास करिए कि दरअसल चर्चा में रहा है तो कहां पर रहा है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, इंडोनेशिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा क्या है, भारत। फटाफट इसका आंसर बताइए। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इंडोनेशिया। अभी हाल ही में इबू जो ज्वालामुखी है, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ है और इसका जो लावा था क्या हुआ है, लगभग जो है काफी जो है ऊंचाई तक जो है ये फैला, यानी कि उस पर जो है ये लावा जो है नीचे से ऊपर आया। ठीक है, तो चर्चा में रहा है। कहां का है ये इबू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं कि इबू ज्वालामुखी पूर्वी इंडोनेशिया के उत्तरी मुलुक प्रांत के हलमाहिरा द्वीप पर स्थित है और 13 मई को, डेट याद रखिएगा, इसमें विस्फोट हुआ जिसमें 5000 मीटर, ठीक है, तक इसकी राख फैल गई। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके जीएस में जो ज्वालामुखी होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। दो चीजें आपको पढ़नी है कि कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन से यानी कि जिसमें विस्फोट होता रहता है, और कौन कौन से सुषुप्त ज्वालामुखी हैं यानी कि जिसमें विस्फोट नहीं होता, सुषुप्त। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो पूछ सकता है कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है, ठीक है, और इससे बाकी जो चीजें होती हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड, वो आपके एग्जाम के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मैग्मा किसे कहते हैं और बाकी चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है क्या है, वो बेसिकली जो रिंग ऑफ फायर है, क्या, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, इसमें जो जो कंट्री आती हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, अर्थात वहां पर विश्व के सबसे
अधिकतम ज्वालामुखी हैं जो कि कहीं ना कहीं वहां पर जागृत रूप में होते हैं। तो आपका टास्क है कि रिंग ऑफ फायर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर कहां पर अवस्थित है, इसकी अवस्थिति कहां पर है और इसमें कौन कौन से देश जो है दरअसल आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और इसका व्याख्या। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वर्ष 2024 के पहली तिमाही में बिजली उत्पादन क्षमता में कोयले की कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत नीचे आ गई है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत कई सारे कदम उठा रहा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है आपका। तो कोयले की कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक नीचे आ गई है। आपके ऑप्शंस हैं 75% अर्थात 75%, या फिर ऑप्शन नंबर बी 70%, या फिर ऑप्शन नंबर जो है सी 50%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10%। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि कोयले की हिस्सेदारी जो है क्या हुई है, अभी 50% से नीचे आ गई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसमें, बिजली उत्पादन क्षमता में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2024 के पहली तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में क्या हुआ है कि बिजली उत्पादन क्षमता में कोयले की कुल हिस्सेदारी घटकर कितनी हो गई है, 50% हो गई है। ध्यान रखिएगा। और एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट कौन सी है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये क्या कहती है कि वर्ष 2024 के अनुसार पहली तिमाही में भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता में क्या किया है, 13,669 मेगावाट की वृद्धि जो है क्या की है, दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें एक दो पॉइंट और देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये भी पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। भारत 2030 तक, ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत वर्ष 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म आधारित स्रोत से हासिल करने का है। बहुत बड़ा टास्क है भारत सरकार का, ये केंद्र सरकार का, और इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो पूछ सकता है कि किस वर्ष तक जो है गैर जीवाश्म आधारित स्रोत हासिल करने का लक्ष्य 50%, तो आप बताएंगे 2030 तक। प्री के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, सौर ऊर्जा उत्पादन रैंकिंग जो अभी आई हुई है उसमें भारत किस कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और ये प्रश्न मैंने आपको शायद 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको कराया था, ठीक है, याद है आपको। तो ये पॉइंट भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फटाफट बताइए। यह प्रश्न बहुत ही आसान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो देख लीजिए। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, 16 अप्रैल या 16 मई या फिर 15 जून या फिर 16 जून। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और डेंगू के बारे में आपको सभी को पता होगा कि डेंगू क्या होता है। डेंगू जो है बहुत ही जानलेवा बीमारी है अपने आप में, ठीक है, जानलेवा, ठीक है। और अभी तक इसमें कोई खास जो है टीका जो है, अभी इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है। हालांकि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके लिए प्रयासरत है। और अभी कुछ वैक्सीन पर अभी जो है क्या कहते हैं, ट्रायल चल रहा है, कुछ पर प्री ट्रायल हो चुका है। तो अभी न्यूज में भी था, हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो WHO जो ट्रायल कर रहा है डेंगू वैक्सीन पर, वो क्या कुछ है इसमें। तो अभी तक हालांकि प्रॉपर तरीके से डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सुरक्षा, यानी कि चीजों को आपको बेहतर ढंग से करना है। आइए हम लोग देखते हैं डिटेल्स में किसमें क्या कुछ आपको देखना है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग उसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करना। और इसके लिए जो है टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट और रेडियोग्राफी में एडवर्टाइजमेंट आता रहता है कि किस तरीके से हमें बचाव इसका करना चाहिए, ठीक है। तो उद्देश्य इसका यही है कि लोग इसके प्रति क्या हो, जागरूक हो, अवेयर हो। थीम की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम है कि डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेंगू किससे फैलता है, एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है, मादा मच्छर होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार यहां से प्रश्न क्या है पूछा है आपके एग्जाम में, तो इस पॉइंट को क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके लक्षणों की बात करते हैं कि अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो उसमें लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षणों के अंतर्गत क्या होगा, सिर में दर्द होगा,
थकान सी महसूस होगी, टायर्डनेस फील होगा आपको, और जो आपकी मसल्स होती हैं अर्थात जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव लगेगा और उसमें बहुत पेन होगा अर्थात दर्द महसूस होगा आपको। ठीक है, ये क्या है, और तेज बुखार आल्सो। क्या क्या लिखा है, डेंगू बुखार के लक्षणों में सिर दर्द हो जाएगा, तेज बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आदि होता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है आपको डेंगू फीवर में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुख्यतः डेंगू कहां कहां पर फैलता है, पॉइंट याद रखिएगा, कूट में आपसे पूछ सकता है कि दरअसल डेंगू उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। अगर इसको हम लोग दूसरे पॉइंट आप इसे समझे, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो दुनिया की जो डिजीज होती है दुनिया भर में, ठीक है, वो कहां पर फैलती हैं, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि दो चीजें होती हैं, अगर कोई क्षेत्र बहुत गर्मी वाला है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एरिया आपका अफ्रीका वाला ही हो गया जो कि बहुत गर्म है। ठीक है, अफ्रीका हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी कोई एरिया, वहां पर दरअसल दो चीजें होंगी। एक क्या चीज होगी, कोई क्षेत्र अगर बहुत गर्म है तो वहां की जो बायोडायवर्सिटी होती है अर्थात वहां की जो जैव विविधता होती है बहुत रिच होती है, बहुत समृद्ध होती है। तो गर्म क्षेत्र होगा तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी, रिच होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोडायवर्सिटी। ठीक है, क्या होगी, रिच होगी। दूसरा इसमें क्या होगा कि अगर कोई क्षेत्र बायोडायवर्सिटी से रिच है तो वहां पर डिजीज भी उतनी ही ज्यादा होंगी अर्थात वहां पर बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा होगा। दो पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई क्षेत्र क्या है, गर्म है, तो वहां पर बायोडायवर्सिटी रिच होगी और साथ ही साथ में वहां पर डिजीज अर्थात बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मुख्य परीक्षा में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर पॉइंट दे रखा था कि डेंगू कहां कहां पर फैलेगा, डेंगू फैलेगा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा इसका। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया था, इसका उत्तर बताइए फटाफट आप लोग। आपका ऑप्शन है 1998 अर्थात 1998, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2000, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2014, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2015। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका वर्ष 2015 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या किया था, क्या मिला था, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं कि 16 मई 1996 को, ठीक है, 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में क्या हुए, चुने गए थे। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 1977 में 1977 में उन्होंने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, और ये अपने आप में जो है बहुत जो है क्या कहते हैं तारीफों वाली बात थी, और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी स्पीच को दिया था, और भारत का जो है सर यानी कि मस्तिष्क भारत का गर्व से ऊंचा हो गया था कि किसी पीएम ने जो है किसी जो है मंत्री ने जो है यहां पर जाकर के क्या किया है, हिंदी में भाषण दिया है। तो ये अपने आप में क्या एक बहुत अच्छी बात हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात किससे सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा इनके जन्म दिवस होता है अर्थात 25 दिसंबर, इनको सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 1992 में अर्थात 1992 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। यह पॉइंट भी याद रखिएगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे कि जिन्हें न सिर्फ सत्ता पक्ष वाले जो है लाइक करते थे, बल्कि विपक्ष के लोग भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत ज्यादा लाइक करते थे। उनकी जो कूटनीतिक जो रणनीति होती थी, जो डिप्लोमेसी होती थी, बहुत अच्छी होती थी। विदेश मंत्री के रूप में जब उन्होंने कार्य किया तो अपने आप में जबरदस्त अभूतपूर्व कार्य किया। जब प्रधानमंत्री थे तो भी उन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया, और 1998 में राजस्थान के पोखरण में जब जो है परमाणु परीक्षण किया गया तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त हुई, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो चीजें हुई न सिर्फ भारत के लिए जो है यह बहुत ही गर्व की बात हुई, बल्कि आने वाले समय के लिए भारत का मस्तक जो है गर्व से ऊपर उठ गया, और अमेरिका जैसे देश जो इसके जो खिलाफ थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। ध्यान रखिएगा। और इस परमाणु परीक्षण में
जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति और उनको हम लोग एक महान संत भी कह सकते हैं तो इसमें कोई जो है खराब बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ चीजें थी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य की स्थापना हुई, कब हुई थी? आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट के बारे में क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि पर्टिकुलर स्टेट की स्थापना कब हुई थी, कौन से नंबर का जो है स्टेट बना, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू यानी कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत बना। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1960 या बी 1970 या फिर सी 1975 या फिर डी 1980 अर्थात 1980। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी अर्थात 1975। तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। और कौन से नंबर का राज्य बना? ध्यान रखिएगा 22वें नंबर का राज्य बना। यह पॉइंट आपके लिए ध्यान रखिएगा, अक्सर आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट किस नंबर का राज्य बना, ठीक है, और उसका गठन किस वर्ष किया गया। तो दोनों पॉइंट, डेट यानी कि सन के साथ में और नंबर। इसके अलावा सिक्किम भारत में विलय होने से पूर्व वहां पर क्या था? राजतंत्र प्रणाली थी वहां पर, ठीक है। पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था। इसके अलावा 1642 में फुत्सोंग नामग्याल को राजा बनाया गया। 3 बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने जो है क्या किया, इनको जो है क्या किया, राजा बनाया वहां पर। इसके अलावा जो इसमें ये वाला पॉइंट है अर्थात ये वाला, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद यह भारत का 22वां राज्य बना। यानी कि 36 अमेंडमेंट 1975 जो है इसी के थ्रू यानी कि पूर्ण रूप से जब यह लागू हुआ तब भारत का जो है 22वां राज्य जो है बना। कौन? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। और यहां पर क्या है? यहां पर विधानमंडल कौन सा है? एक सदनीय है। लिंगानुपात अक्सर पूछ लेता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, 890 है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी सीमाओं के बारे में कि इसके आसपास कौन कौन से जो है देश लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसके उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, देखो पॉइंट ध्यान रखना, कहां कहां पे? इसके उत्तर एवं उत्तर पूर्व में देखो चाइना दिख रहा होगा, ठीक है। सिक्किम कहां पर है आपका? यहां पर है। और इसके जो है उत्तर और उत्तर पूर्व में यानी कि इस साइड में भी क्या है? चाइना का पूरा एरिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूर्व में फिर क्या है? भूटान है। आइए देखते हैं हम लोग। देखो पूर्व में ये हो गया सिक्किम और सिक्किम की इस तरफ क्या है? भूटान हो गया। ये वाला पोर्शन आपका भूटान का हो गया। इसके अलावा आगे देखिए पश्चिम में नेपाल, यानी कि इस साइड में। तो पश्चिम में अगर आप आएंगे तो देखिए पूरा का पूरा एरिया क्या है आपका? ये पूरा एरिया किसका है? नेपाल वाला हो गया। ये नेपाल हो गया, ठीक है। और पूर्व में भूटान हो गया, उत्तर पूर्व में क्या हो गया? चाइना हो गया। और दक्षिण की अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण में, तो क्या है? दक्षिण में क्या है आपका? पश्चिम बंगाल है। ये देखिए येलो वाला जो एरिया है ये क्या है आपका? सिक्किम के पश्चिम में, सॉरी सिक्किम के दक्षिण में क्या है? पश्चिम बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछ लेता है। यहां पर क्या है आपका? सिक्किम है, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या है? सिक्किम है। और आपको इसके चारों दिशाओं में आपको देखना कि कौन कौन सी चीजें कहां पर है। तो उत्तर देखिए ये पूरा पूरा एरिया चाइना का है, तो उत्तर और उत्तर पूर्व में चाइना हो गया। पश्चिम में क्या हो गया? नेपाल हो गया। पूर्व में भूटान हो गया। और दक्षिण में क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। इस तरीके से आपको जब कोई राज्य यानी कि जब कोई स्टेट चर्चा में हो तो आपको इस तरीके से चीजों को क्या करना है? रेडी करना है। अब इसके साथ साथ में आपको यहां पर एक टास्क है कि बताइए सिक्किम के राज्यपाल कौन से हैं, ठीक है। ये आपको उत्तर देना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? अभी हाल ही में ये चर्चा में है, तो खेल के नाम दिया है, बताइए किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्रिकेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हॉकी है। और खेलों वाले क्वेश्चन तो आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि इसमें आप लोग जो है क्या कहते हैं बहुत मनोयोग से इसको देखते होंगे। तो जो मनिका बत्रा है इनका संबंध दरअसल टेबल टेनिस खेल से है, ठीक है। चर्चाओं में क्यों है आइए हम उसको देखते हैं। तो भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस खेल से है। और मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि पहली बार है जब किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने
एकल रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 25 में प्रवेश करके क्या है, इतिहास बनाया है, इसलिए चर्चा में है, आपके एग्जाम के लिए क्या है, जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेबल टेनिस की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो टेबल टेनिस की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा वर्ष 1922 में यानी कि 1922 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना तथा प्रथम विश्व प्रतियोगिता कहां पर हुई, लंदन में हुई। ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। इसके अलावा टेबल टेनिस खेल की अगर हम लोग बात करें तो टेबल टेनिस खेल में एक समय में 2 लोग यानी कि एकल या फिर 4 युगल खिलाड़ियों के बीच में खेल खेला जाता है। आप लोग को पता होगा टेबल टेनिस ऐसे बीच में होता है, ठीक है, एक लोग इधर रहेंगे या फिर एक लोग इधर रहेंगे या फिर 2 लोग रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसको खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, अभी चर्चाओं में है, ये कहां पर है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है और इसके पहले बताना है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान में है। आइए इसकी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों के मध्य अलवर जिले का एक भाग है। अच्छा, अरावली पहाड़ियों की अगर बात आती है तो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि अरावली पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं, राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का फैक्ट है ये। इसके अलावा इसे वर्ष 1955 में यानी कि 1955 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य कर देना, इसको ठीक अभ्यारण्य घोषित किया गया, और साथ ही साथ में वर्ष 1978 में इसे बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व जो है इसे घोषित किया गया, ठीक है, आधा भाग होगा इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए, ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और साथ ही साथ में ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सरिस्का प्रोजेक्ट टाइगर का एक क्या है, हिस्सा है, यानी कि जो सरिस्का जो आपका अभ्यारण्य है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर बात हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की करते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में जो है पूछ लेता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, आपको तुरंत उत्तर देना है 1973 में, यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट हाथी हो गया, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया। ये टास्क है कि इसको आप लोग एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि इनकी शुरुआत कब कब हुई थी। ये मैं बता नहीं रहा हूं, ये आपका टास्क है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर विश्व बाघ दिवस की बात करते हैं तो कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने पॉइंट्स इसके हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है, ध्यान करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब क्या है, अच्छा इसके पहले मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं मैं कि सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्ष 2023 में क्या है एक फैसला दिया है कि दरअसल इसके आसपास को क्या होगा ना, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपका, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है एससी का कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसके 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में इसे ESZ यानी कि जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इसको बोलते हैं, ये क्षेत्र घोषित किया गया है कि इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन कार्य या कोई भी मानव गतिविधियां नहीं की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, क्या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होते हैं कि यहां पर ये जो क्षेत्र कुछ होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर यहां पर इस जोन को नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, यहां पर रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी होगी या यहां पर रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वो प्रभावित होंगे। इसलिए जो है क्या होता है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पर्यावरण क्या, पर्यावरण, एक मिनट रुकिएगा, देखो पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा सा, क्या कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्या 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन अर्थात जो है क्या कहते हैं
ECESZ जो है क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, और ऐसा करने का उद्देश्य यही होता है कि जो अभ्यारण्य होते हैं, जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, वहां पर कुछ ऐसी गतिविधि, मानव गतिविधि या खनन कार्य या कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई जो है रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि यहां से वहां अगर जो है ESZ क्षेत्र में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर जो पार्क होता है, नेशनल पार्क वगैरह होता है, वहां पर जो बायोडायवर्सिटी होती है उसको नुकसान होता है, साथ ही साथ में जो वहां पर जीव जंतु रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था सरिस्का को लेकर के, इसीलिए क्या है, ये चर्चाओं में रहा है। और ESZ, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके शॉर्ट नोट से पूछ ले कि बताइए जो है जो आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है वो क्या होता है और इसके क्या क्या जो है परिणाम हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांवर झील अभी चर्चा में है, कहां पर है ये कांवर झील? ठीक है, आपके ऑप्शन है पटना या फिर आरा या फिर बेगूसराय या फिर आपका बक्सर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बेगूसराय। ठीक है, और कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, तो ये क्या क्यों है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो आपका कांवर झील है ये क्या हो रहा है, ये दरअसल सूख रही है। ठीक है, इसलिए जो है क्या है, ये चर्चाओं में है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे कांवर ताल या आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। कांवर ताल वेटलैंड्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और वेटलैंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा यह मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, साथ ही यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक, अब ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा वर्ष 2020 में इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अगर आर्द्र भूमि की बात होती है तो सबसे पहले आप बता दूं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस की थीम पूछ लेगा तो वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगर बात करते हैं आर्द्र भूमि की कि आर्द्र भूमि क्या होते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि जो होती है दरअसल ये बायोडायवर्सिटी से रिच होती है। कोई छोटा सा एरिया हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, मानव निर्मित भी यानी कि कृत्रिम भी हो सकता है। बायोडायवर्सिटी जो होती है वो वेटलैंड्स में क्या होती है, जो वेटलैंड्स वाला एरिया जो होता है यहां की दरअसल ये दलदली भूमि इसको बोलते हैं। दरअसल क्या बोलते हैं? दलदली भूमि। यहां पर जो बायोडायवर्सिटी होती है ना इसकी, ये बहुत रिच होती है। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बहुत रिच होती है। और एक पॉइंट है रामसर कन्वेंशन। क्या? रामसर कन्वेंशन पूछता आपसे अक्सर परीक्षाओं में, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत इन आर्द्र भूमियों को अर्थात दलदली भूमि को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है, इनको कंजर्व करने का काम किया गया है। दलदली भूमि अर्थात आर्द्र भूमियों पर प्रश्न आपके प्री परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या होते हैं ये, कब विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या होती है, और मुख्य परीक्षा में जो है आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, इसका महत्व क्या होता है, और साथ साथ में चुनौतियां किस प्रकार से हैं, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो वर्तमान समय में कई सारे आर्द्र भूमियां ऐसी हैं जहां पर जो है इन पर संकट मंडरा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारक है, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से बांध वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके वजह से भी आर्द्र भूमियां जो होती हैं उन पर संकट मंडरा रहा है। तो आर्द्र भूमियां आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यानी कि पिक्सल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? पहला पीएनबी है, दूसरा आपका आरबीआई है, तीसरा आईडीबीआई है, और डी ऑप्शन आप क्या है आपका एचडीएफसी है। तो भी हाल ही में एचडीएफसी के द्वारा अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तो भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल यानी कि एचडीएफसी क्या होता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एचडीएफसी के द्वारा दरअसल ये क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में। ओके, चलिए, यानी कि फिजिकल फॉर्म में जो है ये कार्ड नहीं रहेगा, वर्चुअली रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग आज के प्रश्न पर, यानी कि आज
का जो अभ्यास प्रश्न आपका है, जिसका उत्तर आपको लोग को देना है, प्लीज आप लोग जरूर दीजिएगा, मुझे आपसे उम्मीद है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1972 अर्थात 1972, या फिर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1973, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1986, या फिर जो है ऑप्शन नंबर डी 2002। अच्छा, 1986 यहां पर लिखा है, इससे कुछ याद आया? अभी मैंने बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और एक और पूछता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये दोनों आप लोग एग्जाम में तैयार कर लीजिएगा और इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं आपके मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न बनेंगे आज के वीडियो से। तो पहला प्रश्न जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बनेगा वो क्या बनेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? हाल के समय में भारत द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, ये आपको बताना है। और ये एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन में जो है, एनवायरमेंट वाले यानी कि पेपर 3 में आपका जाएगा, जीएस 3 में। इसके अलावा ये भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हालांकि जियोग्राफी में भी इसके पूछ सकता है। प्रश्न क्या है कि आर्द्र भूमि क्या होते हैं? आर्द्र भूमि के महत्व और चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि वेटलैंड्स क्या होते हैं ये बताना, और वेटलैंड्स के समक्ष में जो है कौन कौन सी चुनौतियां और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। दोनों ही परीक्षा आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग करते होंगे। मैं फिर से एक बात आपको दोहरा दे रहा हूं कि जब मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूं तो चीजों को ठीक ढंग से समझने का प्लीज आप लोग प्रयास किया करिएगा। और जितने टास्क मैं आपको देता हूं, जितनी चीजें मैं आपको बताता हूं, इतना अगर साथ में मेरे करते चलेंगे, आप देखेंगे कि विद इन 10 डेज आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है आएगा आपकी पढ़ाई को लेकर के। बस साथ में चलते रहा करिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे करिएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर किया करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।